नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिनेत्र विद्यापीठ के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराएं। इस टॉपिक में हम दुनिया के सभी महासागर के विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जलधाराओं के प्रकृति और दिशा के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। दोस्तों, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं? महासागर के जल के सतत एवं निश्चित दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय जल धारा कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित दिशा में जो महासागर के जल प्रवाह होते हैं उन्हें महासागरीय जलधारा कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के बारे में अगर देखें तो इनकी उत्पत्ति के कारकों पे हम सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी के परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण। परिभ्रमण मतलब इस परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर कोरियोलिस बर्फ का उत्पन्न होना, और इस कोरियोलिस फोर्स के कारण महासागरीय जलधाराओं का उत्पन्न होना। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो कि महासागरीय जलधाराओं में ऊर्ध्वाधर धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, दूसरा देखें महासागरीय कारक, जिसमें तापक्रम, लवणता, घनत्व एवं बर्फ का पिघलना शामिल है। ठीक है, बाह्यसागरीय कारक को देखा जाए तो वायुमंडलीय दाब, वाष्पीकरण एवं सूर्यताप शामिल है। इसके अलावा दोस्तों तट की दिशा एवं आकार, मौसम में परिवर्तन, नितल की स्थलाकृतियों के आधार पर भी जब महासागरीय जलधाराएं प्रभावित होती हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि महासागरीय जलधाराओं की प्रकृति कैसे निर्धारित होती है। तो आप ये देखिए, जो महासागरीय जलधाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ होंगी, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ दिशा बनाएंगी, उनकी प्रकृति ठंडी होगी। और जो धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगी, वो प्रकृति में गर्म होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जलधाराओं की प्रकृति के निर्धारण के बारे में देखा। आगे धाराओं के बारे में और भी महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं, जैसे कि आप देखिए ये है समुद्र। ठीक है, तो ये हमारा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक, इसका पूरब से पश्चिम जो धारा चलती है, ठीक है, जो पूरब से पश्चिम चलती है उसे विषुवत धारा कहते हैं। और इसके विरोध में, इसके कारण से उत्पन्न, इसके अपोजिट विरोध में जो जलधारा उत्पन्न होती है उसे प्रतिविषुवत धारा कहते हैं। प्रतिविषुवत धारा कहते हैं। ठीक है, ये जलधाराएं विषुवत धारा के विरोध में ही उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि जब विषुवत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो महासागरों के, महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहुत सारे जल को इकट्ठा करती है, जिसकी वजह से जल के भार के कारण इस धारा के विपरीत दिशा में एक और धारा उत्पन्न होती है, जिसे प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये धारा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, जो कि सर्कल बनाती है, उसे उत्तरी पश्चिमी प्रवाह कहते हैं। प्रवाह कहते हैं, किसे कहते हैं? स्थायी पवनों के प्रभाव में चलने वाली, हवाओं के प्रभाव में चलने वाली जलधाराओं को, महासागरीय जलधाराओं को प्रवाह धारा कहते हैं। इसे उत्तर पश्चिमी प्रवाह कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये जो पछुआ पवनों के प्रवाह में चलती हैं उन्हें दक्षिण पश्चिमी प्रवाह कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे अटलांटिक महासागर के, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली विभिन्न प्रकार के महासागरीय जलधाराओं के बारे में। ठीक है, तो ये रहा हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, इसमें 0 डिग्री रेखा आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा उत्तरीय विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, इस सेशन में आपको हम बता दें कि जितनी भी धाराओं के इंडिकेशन है, जो भी जिनका रंग, कलर लाल है, वो गर्म जलधारा की प्रतीक है। और लाल के अलावा, रेड के अलावा जो भी कलर की जलधाराएं आपको प्रदर्शित की जाएंगी वो ठंडी जलधारा की प्रतीक होंगी। ठीक है, तो अगला जलधारा
प्रतिविशुद्धि जलधारा जो कि इसी के विरोध में उत्पन्न होगी। ठीक, यही जलधारा आगे चलकर महाद्वीपों के तटों के आधार पर अपनी दिशाओं को मोड़ती चलेंगी, जिसे फ्लोरिडा की तरफ पर फ्लोरिडा की तरफ पर फ्लोरिडा धारा कहेंगे। ठीक है, और यही जलधारा आगे चलकर गल्फ स्ट्रीम जलधारा के नाम से जानी जाती है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जलधारा है। ठीक है, ये जलधारा मैक्सिको के तट की तरफ चलती है, जिसे एंटिली जलधारा कहते हैं। ठीक है, आगे चलकर ये जलधाराएं ब्रिटेन तक पहुंचती हैं, जो लंदन के तट पर जाती हैं। ठीक है, जिसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं, जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखा। इसी जलधारा को नॉर्वेंजियर की जलधारा भी कहते हैं। यही गर्म जलधारा जब आगे बढ़ती है, ठीक है, और नीचे की तरफ आती है, जिसे हम कनारी की जलधारा कहते हैं। ठीक है, ये अभी गर्म प्रकृति की जलधारा है। ठीक, ये जलधारा और पूर्व की तरफ बढ़ेगी, जो कि रसिया तक जाती है। ठीक है, ये गर्म जलधारा रसिया की बंदरगाहों पर बर्फ को जमने से रोकती हैं। ठीक है, इन जलधाराओं का नाम नॉर्वेंजियर की जलधारा कहते हैं, नॉर्वेंजियर की जलधारा कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये सारी अभी तक गर्म जलधाराओं के बारे में हमने चर्चा की। अब देखेंगे ठंडी जलधाराओं के बारे में, जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ होंगी। जैसे सबसे पहले देखिए, इसे लेब्राडोर की जलधारा कहेंगे, जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ होंगी। ठीक है, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, ठीक, इस तरह के आकर गल्फ स्ट्रीम धारा और लेब्राडोर की धारा, जो कि न्यूफाउंडलैंड द्वीप आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे मिक्स होती हैं। इसलिए यहाँ पे प्लैंकटन नाम की जो शैवाल हैं वो बहुत ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, और यहाँ पे मछलियाँ इनको खाने के लिए आती हैं। ठीक है, और इस वजह से यहाँ फिशरीज, जो मछली पालन, मछली पकड़ने का जो व्यापार है, बहुत ज़्यादा विकसित है। ठीक, तो इसी में आप सेंटर में देखिए एक एरिया शांत जल क्रिएट होता है। ठीक है, जिसे सारगैसो की जलधारा कहते हैं, सारगैसो सागर कहते हैं। क्या बोल देंगे? सारगैसो सागर। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर के सभी जलधाराओं के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया। ठीक है, इनकी लोकेशन और इनके पॉइंट के बारे में सब कुछ हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर के प्रमुख जलधाराओं के बारे में। तो सबसे प्रमुख जलधारा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, ठीक है, जो कि परमानेंट है। इसके विरोध में पैदा हुआ प्रतिविषुवतीय जलधारा। ठीक, ये जलधारा आगे बढ़कर ब्राजील धारा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, ये जलधारा और जब आगे बढ़ेगी तो दक्षिण अटलांटिक जलधारा के नाम से जानी जाएगी। लेकिन ये जलधारा जो पश्चिमी प्रवाह है, आप ये देखिए, पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में आकर ठंडी जलधारा के रूप में आ जाती है। ये पश्चिमी वायु प्रवाह जलधारा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इस जलधारा की प्रकृति जो है ठंडी हो जाती है। ठीक है, जो कि वेनेजुएला की जलधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक, एक जलधारा जो फॉकलैंड द्वीप के पास से गुजरती है, जो कि एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, इसे फॉकलैंड की जलधारा कहते हैं। तो इस प्रकार हमने अटलांटिक महासागर के उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होने वाली महासागरीय धाराओं का अच्छे से अध्ययन किया। ठीक, अगला हम देखते हैं प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले सभी जलधाराओं के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा प्रशांत महासागर में सबसे पहले हम उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले समुद्री जलधाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये रहा उत्तरी प्रशांत महासागर। सबसे पहले उत्तरीय विषुवत जलधारा उत्पन्न होगी। ठीक है, इसके विरोध में प्रतिविषुवतीय जलधारा उत्पन्न होगी। ठीक है, यही जलधारा आगे बढ़कर सुशिमा धारा के नाम से जानी जाएगी, जो कि जापान के सभी आइलैंड को बहुत प्रभावित करती है। ठीक है, आगे देखेंगे तो जलधाराएं आगे बढ़ेंगी। ठीक है, और आगे बढ़ते ही इनका नाम क्यूरोसियो की जलधारा की होगा, जो कि उत्तरी अटलांटिक के गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समकक्ष मानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समकक्ष मानी जाती है। ठीक है, उत्तरी प्रशांत धारा इसी को कहते हैं। ठीक, एक जलधारा जो कि ध्रुव की तरफ जाती है, इसे अलास्का तक पहुंचती है, इसे अलास्का की धारा कहते हैं। ठीक है,
अगली जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है, ठीक है, ये नॉर्थ कैलिफोर्निया की धारा की जाती है, कैलिफोर्निया की धारा, ठीक है। ये उत्तरी अटलांटिक के कनारी जलधारा के समकक्ष मानी जाती है, ठीक है। ये हो गया उत्तरी प्रशांत महासागर के सभी गर्म जलधाराओं को। अब इसके बाद हम देखेंगे ठंडी जलधाराओं को, ठीक है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जो सबसे पहली ठंडी जलधारा आती है उसका नाम है ओकोस्टक जलधारा, ठीक है। ओकोस्टक जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर जलधारा के समकक्ष है, ठीक है। और दूसरी जलधारा है क्यूराइल की जलधारा। ये जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर के पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा के समकक्ष मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम न्यू फाउंडलैंड जैसे प्रकृति उभर के आती है, जैसे ओकोस्टक जलधारा और क्यूरोशियो जलधारा के आपस में मिलकर जब ये कमचटका प्रायद्वीप के आसपास मिलती हैं तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो निकल के आती है और यहाँ पर मछली पालन बहुत अधिक विकसित है, ठीक है। तो अब हमने उत्तरी प्रशांत महासागर की सभी जलधाराओं को अच्छे से देखा। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर के सभी प्रमुख जलधाराओं को, ठीक है। तो सबसे पहले दक्षिण विसुवती जलधारा, ठीक है। इसके आगे बढ़ेंगे, यही जलधारा आगे बढ़कर आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के रूप में रहेगी, जो कि एक गर्म जलधारा है, ठीक। पछुआ पवनों के प्रवाह में दक्षिणी प्रशांत धारा और पश्चिमी पूर्वी प्रवाह जलधारा चलेगी, जो कि शीत प्रकृति होगी, ठीक है, जो कि ठंडी जलधारा के रूप में होगी, ठीक है। आगे चलकर यही पेरुवियन जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा के रूप में जानी जाती है। यही हम्बोल्ट जलधारा जो है उसी के तापमान में ऊंचा नीचा होने के कारण अल-नीनो की घटना आती है, ठीक है। अल-नीनो क्या होता है, कैसे आता है, ये सब हमने अपने वीडियो में पढ़ा रखा है, इसी चैनल पे है, आप इसको देखिएगा या फिर उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सब कुछ एल नीनो को बहुत अच्छे से हमने कवर किया हुआ है, ठीक। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो धन्यवाद।